Hey everyone, you're watching Judiciary Gold and मेरा नाम है शुभम उपाध्याय and welcome to the newest session of how to write a mains answer for judiciary examination. In this particular session, we'll be discussing about a question which is based on the factual matrices या factual matrix पे जो questions based होते हैं उन questions को कैसे answer करना है उसके बारे में आज हम discussion करने वाले हैं. पहले ही एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रीसेंट ट्रेंड है इन वेरियस जुडिशरीज मे इट बी इन एनी बेल्ट द नॉर्दर्न बेल्ट द सदर्न बेल्ट और द ईस्ट वेस्ट और द सेंट्रल जोन ऑफ इंडिया हर जुडिशरी में अब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं नॉट जस्ट इन सब्सटैंटिव बट इवन इन प्रोसीजरल लॉज विच आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल मैट्रिक्स. अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई पॉसिबल वेज हो सकते हैं, बट उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं एक फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टू बिगिन विद, सबसे पहले तो जुडिशरी चैंपियनशिप के लिए अगर आपने अभी तक हमारे एनरोलमेंट फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो फटाफट से एनरोलमेंट फॉर्म्स भर दीजिए. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा. एनरोल योरसेल्फ नाउ. So this is Judiciary Championship is basically a set of 3 mock tests based on the UP, Bihar and MPCJ pattern. And it will be conducted on 22nd, 26th, and 29th of November. Now let's move towards the basic sneak peek. So, किसी भी फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रेक्विजिट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. सेकंड, वील डिस्कस की वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. थर्ड, वील बी डिस्कसिंग अबाउट स्टैब्लिशिंग अ कनेक्टिविटी और द लिंक बिटवीन द फैक्चुअल मैट्रिक्स एंड द आंसर दैट यू आर राइटिंग, जिसे हम मार्शलिंग अप्रिसिएशन की तरह भी देखते हैं जजमेंट राइटिंग में. एंड फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर आंसर. Now, to begin with, the prerequisites of answering a factual matrix. Now, this prerequisite is pretty much common to every answer that you will be writing. May it be a short note, may it be a general question, may it be a factual matrix based question or a difference based question. Conceptual clarity is must. Now, why have I dealt with conceptual clarity as a prerequisite while dealing with the factual matrix based question is because कई बार ऐसा होता है कि questions जो factual matrix based आते हैं, let's say for example, अगर आपको एक factual matrix आता है जो कि specifically किसी व्यक्ति की डेथ से डील कर रहा है. Now, if you are asked via that factual matrix that what is happening here, whether this is culpable homicide, whether this is murder, whether this is culpable homicide not amounting to murder as per the exceptions provided under section 300, या फिर यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा या फिर कोई और दूसरा जनरल एक्सेप्शन होगा, तो ये डिफरेंसेस स्टैब्लिश करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप फैक्चुअल मैट्रिक्स को जज ही नहीं कर पाओगे. सो दैट इज द फर्स्ट requisite that you need to have. Second is keen reading. While you are writing an answer in your examination or even while you are preparing an answer based on a factual matrix question, make sure कि आप एक पेंसिल या पेन या कोई भी एक टूल लेकर के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सही से रीड करें, उन्हें मार्क करें, उनके जरूरी पॉइंट्स को सर्कल करें जिसके बेसिस पे आपका आंसर डिसाइड होगा. लेट्स से बॉडीली इंजरी की बात करें या फिर अगर एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट की बात हो रही है तो मूविंग या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये कुछ ऐसे बेसिक निटीग्रिटीज होती हैं जिनको आपको बहुत थरोली रीड करना होगा, बहुत कीनली रीड करना होगा एंड यू विल हैव टू बी क्विक एट द सेम टाइम. सो मेक श्योर कि आपकी रीडिंग कीन हो इफ यू वांट टू जज दैट क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू आंसर इट वेल. थर्ड इज प्रैक्टिस ऑफ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज अ मस्ट। आप स्पेसिफिकली अगर चाहे तो पंजाब जुडिशियल सर्विसेज एंड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं। उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको बहुत सारे फैक्चुअल मैट्रिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। उस पैटर्न को अब बहुत सारी अदर जुडिशरीज भी फॉलो करने लगी है। मतलब उन दोनों स्टेट्स में तो ये अभी भी इंटैक्ट है, बट और भी दूसरी जुडिशरीज में इसे फॉलो किया जाने लगा है। इट हैज बीन स्टार्टेड राइट नाउ। मतलब पिछले कुछ समय से, 1 2 3 सालों से हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस अब आना शुरू हुए हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। नाउ this is something that you might have seen in the examination of common law admission test, not just for UG but for PG as well। कि आपको एक लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको एक फैक्चुअल सिनेरियो दिया हुआ है, you just have to apply the legal principle on the factual scenario and you have to give a decision। ये आपका जो क्वेश्चन है, if not the same, is of similar nature। while you are answering a question, आपको ऑब्जेक्टिवली एक आंसर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको किसी आंसर को डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। मतलब लीगल प्रिंसिपल आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ हो, आप उस फैक्चुअल सिनेरियो को कीन तरीके से रीड करें, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आप उस पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन कर पाए अपने लीगल प्रिंसिपल का, एंड यू कैन राइट डाउन द आंसर। सो ये एक बेसिक प्री रिक्विजिट होगी, एक रिक्वायरमेंट होगी दैट यू नीड टू fulfill in order to answer a factual matrix based question। This is very very important, dear students। Moving further towards the next point, word limit। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेरी होती है कि सर व्हाट हैज टू बी द वर्ड लिमिट फॉर अ फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझ में आ गया है कि क्या यहां पे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डिकॉइटी एप्लीकेबल होगा या रॉबरी एप्लीकेबल होगा, क्या यहां पे सेक्शन 138 एनआईए का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई प्रिजम्पशन लिया जाएगा तो वो प्रिजम्पशन क्या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के फेवर में होगा या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में होगा, डेथ का होगा या सर्वाइवरशिप का होगा। सो आई एम मिक्सिंग अप वेरियस कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि फैक्चुअल सिनेरियो को पहली बार में जज करके हमारा जो आंसर क्रिएट होता है वो आंसर यस या नो बेसिस पे आ जाता है। फाइन। सो अब ऑब्वियसली पूरी चीज किस पे डिपेंड करेगी, वर्ड लिमिट किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। फैक्चुअल मैट्रिक्स में आपसे बहुत छोटा सा भी कोई एक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, आपसे कोई ब्रॉड, कोई बड़ा, कोई वाइड एंगल कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। नेचर ऑफ ऑफेंस पूछा गया है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। पूरा का पूरा ऑफेंस पूछ लिया गया है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन आस्क्ड will be a very decisive factor, one of the decisive factors to decide कि आपका word limit कितना होगा। अगर आपसे factual matrix में पूछा गया है, the scenario is such wherein you have to judge two offenses, whether it is sudden and grave provocation, culpable homicide not amounting to murder or murder, तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अगर फैक्ट आपसे कुछ ऐसी चीज पूछ रहा है कि वो कॉन्सेप्ट बड़ा है तो वर्ड लिमिट अपने आप उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बढ़ जाती है। और अगर आप लोगों को वर्ड लिमिट दी हुई है तो आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने आंसर को प्रिसाइज करना होता है। बट अगर कॉन्सेप्ट छोटा है तो आप वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए भी अपना प्रिसाइज फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट कर सकते हो, उसे रिलेट कर सकते हो विद द factual matrix, and that is going to be the key for you to answer that particular question correctly। Third is scope and need of extension। scope and need of extension भी similar grounds पे based होगा कि क्या concept पूछा गया है, आप उस particular concept को कितना extend कर सकते हो, कितना scope है उस particular factual matrix के आंसर को लिखते वक्त उस concept को elaborate करना कितनी जरूरत है एंड कितना स्कोप है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, स्कोप एंड नीड ऑफ एक्सटेंशन, तो आप वर्ड लिमिट को कभी भी पार नहीं करेंगे या वर्ड लिमिट में कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपके बाकी के क्वेश्चंस छूट जाए। सो कीप दैट इन माइंड। अदर देन दैट
लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो फैक्चुअल मैट्रिक्स आपसे पूछा गया है उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना है। कई बार ऐसा होता है कि फैक्चुअल मैट्रिक्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर हो सकती है, फाइन, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है अगर आपको उस पर थरो क्लैरिटी है, सो यू राइट द आंसर वेल, फाइन। मेक श्योर कीजिए कि आप अपना आंसर गलत ना लिखें या कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर में किसी भी तरीके से कोई भी जलेबी की तरह घुमाने वाली बात ना करें, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो ये जानते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट अगर आंसर लिख रहा है तो उसका माइंडसेट उस दौरान क्या होगा। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप एंड नीड ऑफ एक्सटेंशन का अगर आप ध्यान रखें तो आप कभी भी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी आता है कि आपको यह जज करना पड़ेगा कि क्या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन अगर लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे है, लेट्स से थेफ्ट पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रहा है दैट दिस इज थेफ्ट एंड नॉट एक्सटॉर्शन, तो ध्यान रखिए कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर लो होगी तो बहुत ज्यादा बार चांसेस ऐसी होती है कि वर्ड लिमिट भी उसके हिसाब से हमारी कम होती है, और जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई होती है तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारा जो स्कोप एंड नीड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आंसर है वो भी बढ़ जाता है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, या नेक्स्ट जो बेसिक एरिया है to write an answer for a factual matrix based question is that is establishing the connectivity with the factual matrix। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन थ्रो किया गया जो कि डील करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो कि डील करता है फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से, फाइन, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब अगर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको जो भी फैक्चुअल मैट्रिक्स दिया है वो अपनी जगह है और आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जो भी ज्ञान है वो अपनी जगह है। While you are writing an answer, make sure that you establish connectivity between both these points, the factual matrix and the knowledge that you have, because you cannot write your answer based on a factual matrix question in isolation of the actual matrix। मतलब फैक्ट्स के आइसोलेशन में आप अपना आंसर नहीं लिख सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जजमेंट राइटिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को, which is the core backbone of judgment writing, which is marshalling and appreciation। And what's important is not just to categorize all the evidences, but to appreciate in terms of the Indian Evidence Act, which is provided to us। Similarly, while you are given a factual matrix, you'll have to correlate it with the concept and provide with the subtle answer। So establishing connectivity with the factual matrix is must। Why is it must? That is what is going to give you a balanced answer। अगर आप सिर्फ फैक्चुअल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो भी गलत है, अगर आप पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिख देंगे बिना उसे फैक्चुअल मैट्रिक्स से रिलेट किए तो वो भी गलत है। सेकेंड थिंग इज अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फैक्ट्स को अप्रिशिएट करना होगा कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मान लीजिए कि वही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से का कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपको ये बताना होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जो एक पॉइंट है, लेट्स से डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर से कैसे रिलेट कर रहा है हमारा गिवन फैक्चुअल सिनेरियो। And that is what is known as appreciation of the facts, because फैक्ट्स जो हमें मैट्रिक्स में दिए हुए हैं वो लॉ के किस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, क्यों फिर हमारा आंसर ऐसा जा रहा है, वो अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट से समझ में आता है। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ ह्यूज मैट्रिक्स, तब क्या किया जाए। अगर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा बड़ी है यानी फैक्चुअल सिनेरियो बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है तो दो कंडीशंस आएंगी, या तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ज्यादा हाई होगा जहां पे आप उस चीज को आंसर हो सकता है सही से ना कर पाओ, या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना कम होगा कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, विच टेक्स अस बैक टू द प्री रिक्विजिट। अभी जो प्री रिक्विजिट्स हमने देखे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर आपको बड़े मैट्रिक्स से छोटे मैट्रिक्स से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सिंपल सी बात है, फैक्चुअल मैट्रिक्स जितना बड़ा होगा
उतना ही आपके फेवर में है, क्योंकि दैट इज गिविंग यू अ स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन, और रादर इट इज प्रोवाइडिंग यू द बेसिक आइडिया कि ये क्वेश्चन किस तरफ टिल्ट किया जा सकता है या इसका आंसर क्या होना चाहिए. सो द the bigger the size of the matrix, the more helpful it will be for you to answer that particular matrix. Moving towards in case of close concepts, अगर कोई भी क्लोज कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है, लेट्स से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, या डिकॉइटी एंड लेट्स से रॉबरी पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या थेफ्ट या फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम टेकिंग जनरल एग्जांपल्स, तो ऐसे केस में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अल्टीमेटली डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगी कि आप अपना आंसर गलत ना कर दे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स. यहां पे इन केस ऑफ क्लोज कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि आपका आंसर गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. When it is pretty straightforward that you have been asked a question, let's say related to contingent contract, it's very easy to answer. But whenever there is an idea that whether this particular contract is contingent in nature or whether it is a wagering contract, fine, or a wagering agreement, तो फिर जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन दोनों ही टॉपिक्स पे नहीं होगी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजिंग अग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तब तक फिर आप उसमें डाउट में रहेंगे. फाइन. सो रिमेंबर दिस दैट क्लोज कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं ताकि हम डिफरेंसेस क्रिएट कर सकें, समझ सकें. फाइन. क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ अदरवाइज. क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ अदरवाइज का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप जानते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंडा जो आपसे पूछा गया है फैक्चुअल मैट्रिक्स के टाइम पे, उसमें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है, डिस्टिंग्विशमेंट किया जा सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ए है एंड बी नहीं है. फाइन. So why is it A and why is it not B? That is something wherein you'll have to include the ingredients of both A and B and you'll have to relate it with the factual matrix. So you'll have to make sure कि आप एक clear cut distinction establish करो कि एक point का answer A क्यों है और B otherwise क्यों नहीं है. That is the point that you need to be very clear in your head while you are writing an answer based on factual matrix. इन सारी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता और उसके बाद में जाके गलती होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है. सो मेक श्योर कीजिए कि आप इन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें एट द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन इटसेल्फ. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेट. The final format, this is very, very important. This is the key factor of this particular session, that is how to answer a factual matrix based question. So the right format for answering a factual matrix question is avoid direct answering. Fine. मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो फेमस डायलॉग है संजय दत्त का, नहीं, यहां आप अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से आंसर नहीं करते. फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जाता है. फैक्चुअल मैट्रिक्स क्वेश्चन में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है फैक्चुअल मैट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के बीच में, एंड देन यू प्रोवाइड द आंसर टू योर कंक्लूजन, या रादर यू प्रोवाइड द कंक्लूजन टू योर आंसर वेयर इन यू प्रोवाइड कि भाई इस फैक्चुअल मैट्रिक्स में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है. आप उसे कंक्लूजन में भी कर सकते, कंक्लूजन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, मेन बॉडी में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं. लेकिन कभी भी अगर आपसे यस और नो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो डायरेक्टली अवॉइड करें अपने आंसर को यस या नो से स्टार्ट करना. फाइन. रादर अगर आप एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हुए, एक सिंक्रोनाइज पैटर्न मेंटेन करते हुए बॉडी के बीच में या फिर एंड में भी अगर आप ये स्टैब्लिश करें कि ये कॉन्सेप्ट ये है या फिर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से डील करता है, बॉडी के बीच में भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डोंट स्टार्ट विद द डायरेक्ट आंसरिंग लाइक यस और नो. फाइन. सेकेंड थिंग, मूव जनरल टू स्पेसिफिक. इंडक्टिव नहीं, डिडक्टिव मेथड को फॉलो कीजिए. जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब ही यही है कि आपको वी मूवमेंट डाउनवर्ड्स करना है. मतलब कि जैसा फैक्चुअल मैट्रिक्स दिया हुआ है और जैसा कॉन्सेप्ट आपको आपको आपके ज्ञान में है, आप उन दोनों को साथ में पैरेलली तो नहीं बट साथ में उन्हें एक पॉइंट पे लाके एक स्टैब्लिशमेंट दे. दैट हैज टू बी द वे ऑफ आंसरिंग सच अ क्वेश्चन. Next is yes, as I said, deductive proposition.
you'll have to make sure illustration and precedent based comparison. कई बार ऐसा होता है कि आपसे जो फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इलस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट बेस्ड होते हैं, तो मेक श्योर कीजिए व्हाइल यू आर राइटिंग एन आंसर आप कई बार या तो आप एक फैक्चुअल मैट्रिक्स के सपोर्ट में एक दूसरा फैक्चुअल मैट्रिक्स दे सकते हैं, एक दूसरा इलस्ट्रेशन दे सकते हैं, या फिर एक केस लॉ दे सकते हैं, जिसके थ्रू जिस केस लॉ के थ्रू आप उस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विशमेंट को या उस पर्टिकुलर फैक्ट को अपने गिवन कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ योर आंसर, कि आप इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, आप केस लॉ से अपने पर्टिकुलर आंसर को, अपने रिलेशनशिप विद द आंसर को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेटिंग द कंक्लूजन. कंक्लूजन में यूल हैव टू मेक श्योर कि आपने पूरी चीज समराइज कर दी, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को, पूरे के पूरे अपने फैक्चुअल मैट्रिक्स को आपने कैसे जोड़ा, उसे कैसे कनेक्शन दिया, कैसे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की, दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि उसे आप अपने कंक्लूजन में इंक्लूड करें. सो यहां पे भी जनरल फॉर्मेट आपको वही समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, बट क्योंकि ये फैक्चुअल मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है तो इसके लिए हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद ऑल योर जुडिशरी एस्पिरेंट फ्रेंड्स, डू शेयर इट विद ऑल योर लॉ स्कूल students and friends and colleagues. And if you like this video, do subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon so that whenever we bring all these good such videos for you guys, आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक एज वेल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय.